अनमोल बिश्नोई को कोर्ट ले जाया गया। पटियाला हाउस कोर्ट में अनमोल की पेशी आज ही अमेरिका से डिपोर्ट करके अनमोल बिश्नोई को भारत लाया गया है और सीधे पटियाला हाउस कोर्ट में अनमोल की पेशी हुई है। कई कुख्यात मामलों में ये वांटेड अपराधी था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का करीबी, लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई, जो कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड और साथ ही सलमान खान के घर फायरिंग के मामले में आरोपी था। एनआईए की वांटेड लिस्ट में इसका नाम, 10 लाख का इसके ऊपर इनाम और लगातार ये फरार चल रहा था। एनआईए इसे पकड़ने की लगातार कोशिश कर रही थी। कई राज्यों में इस पर कई गंभीर मामले दर्ज हैं और पटियाला हाउस कोर्ट इसे पेश किया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच अनमोल बिश्नोई को पटियाला हाउस कोर्ट ले जाया गया। पिछले साल कैलिफोर्निया में होने की खबर मिली थी और अब इसे अमेरिका से आज फ्लाइट के जरिए यहाँ डिपोर्ट किया गया। 200 लोग उस फ्लाइट में मौजूद थे और अनमोल बिश्नोई के साथ पंजाब के 2 और वांटेड क्रिमिनल्स मौजूद थे। अमेरिका और कनाडा के बीच ये घूमता रहा था। पिछले साल कैलिफोर्निया में इसे हिरासत में लिया गया और आज ही अमेरिका से डिपोर्ट करके इसे भारत लाया गया है। अनमोल अप्रैल 2022 भारत से भागा था। बीते साल एनआईए ने मोस्ट वांटेड लिस्ट में इसका नाम डाला था। सूचना देने वाले को 10 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में इसका नाम सामने आया था। सलमान खान के घर फायरिंग मामले में भी अनमोल बिश्नोई का नाम सामने आया था। सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी इसका नाम सामने आया था और बीते साल एनआईए ने मोस्ट वांटेड लिस्ट में अनमोल बिश्नोई का नाम डाला था। तो 13 राज्यों में इसकी सक्रियता थी। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल और बिहार, इन तमाम राज्यों में इसकी सक्रियता नजर आती थी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड भी उन राज्यों में शामिल थे जहां पर ये तमाम अपने गैंग के गुर्गों के साथ मिलकर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देता था। पटियाला हाउस कोर्ट में अनमोल बिश्नोई की पेशी हुई है। आज ही अमेरिका से डिपोर्ट करके भारत लाया गया अनमोल बिश्नोई। तो जिसके निशाने पर सलमान खान जैसे सुपरस्टार हैं, जिस पर बाबा सिद्दीकी और सिद्धू मूसेवाला के मर्डर का आरोप है, वो भारत आ गया है। बड़ा भाई गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पहले ही गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। अब छोटा भाई अनमोल बिश्नोई भी अमेरिका से भारत भेज दिया गया है। भारत आते ही उसे एनआईए ने कस्टडी में ले लिया। सलमान खान के घर फायरिंग का आरोपी बाबा सिद्दीकी के मर्डर का आरोपी पंजाब सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर का आरोपी कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग का आरोपी ऐसी हाई प्रोफाइल घटनाओं की लिस्ट बहुत लंबी है और इन सब के पीछे जिसका हाथ माना जाता है वो है साबरमती जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसका छोटा भाई अनमोल बिश्नोई, जिसे अमेरिका से भारत डिपोर्ट करके लाया गया है। अनमोल को बुधवार दोपहर करीब 2 बजे दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतारा गया। एयरपोर्ट पर लैंड होते ही एनआईए की टीम ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। देश के बड़े अपराधों में बिश्नोई गैंग का नाम सामने आता रहा है। सिद्धू मूसेवाला हो या बाबा सिद्दीकी की हत्या, कपिल के कैफे तक में बिश्नोई गैंग ने फायरिंग करवाई। अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी के बाद में अब उम्मीद जताई जा रही है कि लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह की कमर टूटेगी। जानकारी के मुताबिक अनमोल अप्रैल 2022 में फर्जी पासपोर्ट की मदद से भारत से भागा था। वो नेपाल, दुबई, केन्या होते हुए अमेरिका पहुंच गया था। वहां वो अमेरिका और कनाडा के बीच घूमता रहा। बाद में उसे पिछले साल अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने कैलिफोर्निया में हिरासत में ले लिया था और तब से वो स्थानीय पुलिस की कस्टडी में था। मंगलवार को अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने 200 लोगों को भारत रिपोर्ट किया है, जिसमें अनमोल बिश्नोई भी शामिल है। इन प्रवासियों में पंजाब के 2 और वांटेड अपराधी भी हैं, जबकि बाकी 197 अवैध प्रवासी हैं। सूत्रों के मुताबिक अनमोल लॉरेंस बिश्नोई का मुख्य ओवरसीज हैंडलर था। वो एक्सटॉर्शन, धमकी और दूसरे काम को इनक्रिप्टेड चैनलों से कंट्रोल करता था।
बीते साल एनआईए ने अनमोल बिश्नोई को मोस्ट वांटेड लिस्ट में डाला था। एनआईए ने अनमोल की गिरफ्तारी में मददगार सूचना देने वाले को 10 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान किया था। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड और सलमान खान के घर पर फायरिंग के मामले में उनका नाम लगातार सुर्खियों में बना रहा। अनमोल बिश्नोई के ऊपर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शूटर्स को मदद करने का भी आरोप है। जानकारी के मुताबिक अनमोल बिश्नोई को अलग अलग राज्यों की पुलिस और जांच एजेंसियां अपनी कस्टडी में लेंगी, क्योंकि उसके ऊपर लगे आरोपों की लिस्ट बहुत लंबी है। बताया जा रहा है कि एनआईए के बाद दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच भी अनमोल की कस्टडी लेगी, क्योंकि 2023 में दिल्ली के सनलाइट कॉलोनी में एक बिजनेसमैन से करोड़ों की वसूली के लिए खुद अनमोल बिश्नोई ने बिजनेसमैन को कॉल किया था और उसके घर के बाहर फायरिंग करवाई थी। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच भी मुंबई लेकर जाएगी अनमोल बिश्नोई को। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी अनमोल बिश्नोई एक आरोपी है। पंजाब पुलिस भी कस्टडी लेकर अनमोल को पंजाब ले जाएगी। राजस्थान पुलिस ने भी अनमोल बिश्नोई के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। राजस्थान पुलिस भी अनमोल बिश्नोई की कस्टडी लेगी। जानकारी के मुताबिक लॉरेंस गैंग का नेटवर्क देश विदेश में फैला हुआ था। देश के 13 राज्यों में ये सक्रिय था। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। इस गैंग ने 7 समंदर पार भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी थी। कनाडा, अमेरिका, पुर्तगाल, दुबई, अजरबैजान, फिलीपींस, लंदन, जर्मनी और जॉर्जिया में लॉरेंस गैंग सक्रिय है। गैंग से करीब 1000 लोग जुड़े हैं, जिसमें शार्प शूटर्स, बदमाश, सप्लायर, रैकी पर्सन, लॉजिस्टिक सप्लायर और सोशल मीडिया हैंडलर हैं। बताया जाता है कि इन्होंने एक पूरी लीगल टीम भी बना रखी है। लॉरेंस इस गैंग का सरगना है और अनमोल उसका दायां हाथ माना जाता है। माना जा रहा है कि अनमोल से जो खुलासे होंगे उससे लॉरेंस गैंग के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा, क्योंकि छोटा भाई बड़े भाई का सबसे बड़ा राजदार है। दिल्ली से रविश रंजन शुक्ला के साथ एनडीटीवी इंडिया। आपने बहुत सी फिल्मों में अपराधियों के पैरों में एक बेल्ट जैसी चीज देखी होगी जो अक्सर ब्लिंक करने लगती है। आपको बताते हैं कि ये एंकल टैग आखिर क्या होता है, क्योंकि एंकल टैग की चर्चा यहाँ पर हो रही है। दरअसल ये एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, पैरों में इसे पहनाया जाता है, कुछ इस तरह से ये नजर आता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसे पैरों में लगाया जा सकता है और इस डिवाइस की मदद से आपकी लोकेशन को ट्रैक किया जा सकता है, मूवमेंट को ट्रैक किया जा सकता है। आमतौर पर अपराधियों को इसे पहनाया जाता है। जीपीएस ट्रैक से ये लैस होता है। गतिविधियों पर नजर रखने में ये डिवाइस मदद करता है। डेटा की निगरानी भी इसकी मदद से की जाती है। टैग सिम कार्ड से डेटा भेजता है, डेटा की निगरानी भी की जा सकती है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। अपराध की दुनिया में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कई घटनाओं को अंजाम दिया है। देश विदेश में लॉरेंस गैंग के कई एक्टिव मेंबर्स हैं जो आए दिन दहशत फैलाते रहते हैं। कई हाई प्रोफाइल केस में लॉरेंस गैंग का हाथ रहा है। हत्याएं हो या गोलीबारी से दहशत फैलाना, लॉरेंस गैंग का नाम हर केस में सबसे पहले आता है। और इसी तरह की कुछ दहशत भरी घटनाओं के बारे में आपको बताते हैं जिनमें लॉरेंस गैंग का नाम रहा है। देश हो या विदेश, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने अपने अपराधों से दहशत फैला रखी है। लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद है, लेकिन उसका गैंग पूरी तरह सक्रिय है। कहीं फायरिंग, कहीं हत्या, कहीं धमकी। ये गैंग पहले अपराध करता है और फिर सोशल मीडिया के जरिए इन अपराधों की जिम्मेदारी भी लेता है। ऐसे कई मामले हैं जिनसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने दहशत फैलाई। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को देश में जान से मारने की धमकी दी गई। 2018 में जोधपुर में सलमान की काले हिरन मामले में पेशी चल रही थी। अपराध की दुनिया का किंग बन चुका बिश्नोई समाज से ताल्लुक रखने वाला लॉरेंस ऐलान करता है कि वो काले हिरन के लिए सलमान खान को जिंदा नहीं छोड़ेगा और एक दिन इसका बदला जरूर लेगा। दरअसल 1998 में सलमान खान के ऊपर शूटिंग के दौरान काले हिरनों के शिकार का आरोप लगा। राजस्थान में बिश्नोई समाज काले हिरन की पूजा करता है। इसी बात को लेकर लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान से बदला लेना चाहता है। साल 2024 में बॉलीवुड स्टार सलमान खान के घर पर फायरिंग हुई। इसकी जिम्मेदारी भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली। फिर नाम आता है कॉमेडियन कपिल शर्मा का।
कपिल शर्मा भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर रहे हैं। कनाडा में उनके कैफे पर 3 बार फायरिंग हो चुकी है। इसी साल जुलाई, अगस्त और अक्टूबर में कपिल के कैफे के बाहर धड़ाधड़ गोलियां चलाई गईं। फायरिंग का वीडियो भी सामने आया था। सबसे चर्चित कांड था सिद्धू मूसेवाला की हत्या। मामला 29 मई 2022 का है। पंजाब के उभरते हुए सिंगर सिद्धू मूसेवाला की मानसा के गांव जवाहर के में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड की जिम्मेदारी कनाडा में बैठे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने ली। गोल्डी बराड़ ने सिद्धू की हत्या को हमारा बदला कहा। मूसेवाला का कत्ल एक गैंगवार का बड़ा हिस्सा था, जो आपसी दुश्मनी, रंजिश और वर्चस्व की लड़ाई का नतीजा बना। उसके बाद बाबा सिद्दीकी की हत्या। ये मामला 12 अक्टूबर 2024 का है। मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इस कत्ल की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ने ली थी। इसकी पुष्टि शुभू लोंकर महाराष्ट्र अकाउंट नाम के एक फेसबुक पोस्ट से होती है। मुंबई क्राइम ब्रांच के अनुसार लॉरेंस गैंग ने अपने शार्प शूटरों को इस कत्ल की जिम्मेदारी सौंपी थी। हालांकि बाद में बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का मास्टरमाइंड जिशान अख्तर कनाडा से गिरफ्तार हो जाता है। मुंबई पुलिस के मुताबिक जिशान अख्तर और शुभू लोंकार को लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई ने ही बाबा सिद्दीकी के कत्ल की सुपारी दी थी। सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या में भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ था। 5 दिसंबर 2023 को दिन दहाड़े राजस्थान के जयपुर में करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की घर में हत्या हो जाती है। इस हत्याकांड की जिम्मेदारी रोहित गोदारा के जरिए बिश्नोई गैंग लेता है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को भी धमकी दे चुका है, जिसके बाद सांसद पप्पू यादव की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। दरअसल पप्पू यादव ने बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड के बाद लॉरेंस को लेकर बयान दिया था। हालांकि पप्पू यादव को धमकी देने वाले महेश पांडे को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया था, जो कि अपने आप को लॉरेंस गैंग का सदस्य बताता है। और अनमोल बिश्नोई से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। अनमोल बिश्नोई को कोर्ट में पेश किया गया। अनमोल बिश्नोई को कड़ी सुरक्षा घेरे में पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। अनमोल बिश्नोई को कोर्ट के अंदर ले जाते हुए एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई हैं। आज ही अमेरिका से डिपोर्ट करके अनमोल बिश्नोई को भारत लाया गया है। तो आपको तस्वीरें भी हम दिखाएंगे। कोर्ट में कड़ी सुरक्षा घेरे के बीच अनमोल बिश्नोई की पेशी हुई है। पटियाला हाउस कोर्ट ले आया गया है। और ये देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने अनमोल बिश्नोई की। ये तस्वीरें आप देखिए, आज ही अमेरिका से डिपोर्ट करके भारत लाया गया है अनमोल बिश्नोई को और कड़े सुरक्षा घेरे के बीच पेशी हुई है पटियाला हाउस कोर्ट में अनमोल बिश्नोई की। भारत पहुंचते ही लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई को एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया था। बाबा सिद्दीकी की हत्या हो, सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड या फिर सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग का मामला, इन तमाम केसेस में अनमोल बिश्नोई का नाम सामने आया था। आज ही अमेरिका से भारत लाया गया है लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई को। अनमोल बिश्नोई की कोर्ट में पेशी हुई है। कोर्ट में क्या कुछ होता है उस पर रहेगी नजर और अपडेट्स आगे भी आप तक पहुंचाएंगे। अब बात करते हैं दिल्ली धमाके की, जहां जांच के साथ नए खुलासे हो रहे हैं। डॉक्टर उमर का एक वीडियो जिसमें वो सुसाइड अटैक का समर्थन करते दिखा। यह आशंका जताई जा रही है कि इसी तरह की वीडियो बनाकर वो दूसरे लोगों को आतंक की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। सूत्रों के मुताबिक जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनके मोबाइल से उमर के वीडियो मिले हैं। ये वीडियो वो लोगों के ब्रेन वॉश करने के लिए भेजता था। वो एक टीम बनाना चाह रहा था। क्या सुसाइड बॉम्बर तैयार कर रहा था डॉक्टर उमर? क्या वीडियो से युवाओं का ब्रेन वॉश करता डॉक्टर उमर? 60 से ज्यादा वीडियो, 11 लोगों की टेरर टीम। उमर का ये वीडियो जब से आया है, इसने एक तरह से साफ कर दिया है कि वो पूरी तरह से आतंक और सुसाइड बॉम्बिंग को लेकर ब्रेन वॉश हो चुका था। वो इस हद तक जा चुका था कि इसे सही बताने के लिए तोड़ मरोड़ कर हर तरह की दलीलें देने लगा था। उमर ने ही I-20 कार लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास उड़ा दी, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई।
उमर एक सुसाइड बॉम्बर बन चुका था और जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक वो अपने जैसे सुसाइड बॉम्बर की एक टीम तैयार कर रहा था। इसके लिए वो लगातार वीडियो बनाकर युवाओं को भेजता था ताकि उनका ब्रेन वॉश किया जा सके। जांच एजेंसियों ने इसका खुलासा किया है। एनआईए सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों के मोबाइल फोन में डॉक्टर उमर के 12 वीडियो समेत 60 से ज्यादा वीडियो मिले हैं। बताया जा रहा है कि ऐसे ही वीडियो 11 लोगों को भेजे गए थे। इनमें से 7 युवा कश्मीरी मूल के बताए जा रहे हैं और सभी का अल फलाह यूनिवर्सिटी से लिंक मिला है। बाकी 4 युवा उत्तर प्रदेश, केरल और कर्नाटक के रहने वाले थे। सुसाइड बॉम्बर डॉक्टर उमर नबी, जिन्होंने लाल किले के सामने विस्फोटक से भरी गाड़ी को उड़ा दिया, मल्टीपल एक्सप्लोजन की साजिश रच रहे थे। इस साजिश के लिए वो कई और आत्मघाती हमलावरों को तैयार कर रहे थे। वो लगातार वीडियो बनाते थे और उनके साथ शेयर करते थे ताकि उन्हें कट्टरपंथी की राह पर चला सकें और एक आत्मघाती हमलावर तैयार कर सकें। जांच एजेंसियों के मुताबिक उन्होंने 70 के करीब वीडियो शेयर किए और ये 70 वीडियो जो हैं, आरोपी जो अब तक पकड़े गए हैं उनके मोबाइल फोन से मिले हैं, जिसमें 12 वीडियो उमर के अपने थे। और बताया जाता है कि इन वीडियो को शेयर करने का एक ही मकसद था, वो चाहते थे कि वो कट्टरपंथी बने और उसके साथ साथ वो आत्मघाती हमलावर बन सके ताकि वो पूरी तरह से भारत को दहला सके। इसी उद्देश्य के साथ वो वीडियो शेयर करते रहे। बताया जाता है कि आमिर रशीद अली, जिन्होंने उमर नबी को कार प्रदान की गई थी, इनिशियली उन्हें भी काफी हिचकिचाहट थी ऐसे हमला करने के लिए। और बताया जाता है कि उमर नबी ने जब उनके साथ वीडियो शेयर किए तो कुछ दिनों बाद वो भी पूरी तरह से तैयार हो गए थे। ये लोग कौन थे, इनकी अभी पहचान हो रही है, तलाश जारी है। लेकिन उमर की साजिश कितनी बड़ी थी, ये बस अंदाजा ही लगाया जा सकता है। उमर ने कितने वीडियो बनाए, कितने लोगों को भेजे, उन्होंने वीडियो कहां भेजे, ये अभी सही नहीं कहा जा सकता है। इस जांच में एक और बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। आमिर रशीद अली को भी उमर सुसाइड बॉम्बर बनाना चाहता था। आमिर ने ही उमर को i20 कार दिलवाई थी, लेकिन आमिर सुसाइड बॉम्बर बनने को तैयार नहीं था। बताया जा रहा है कि उमर ने उसे भी ऐसे ही ब्रेन वॉश करने वाले वीडियोस भेजे थे। जांच एजेंसियों को शक है कि उमर नबी एक पूरी फिदाइन टीम तैयार कर रहा था और उसका टारगेट कई राज्यों के युवा थे। ये भी सामने आ रहा है कि उमर ने कई दिन पहले ही दिल्ली में सुसाइड अटैक करने की तैयारी कर ली थी और इससे पहले वो अपने घर पुलवामा गया था। जानकारी के मुताबिक दिल्ली कार ब्लास्ट के करीब 2 हफ्ते पहले उमर पुलवामा के कोयल गांव में अपने घर गया था। उमर ने अपने 2 मोबाइल फोन में से एक अपने भाई जहूर इलाही को दिया और कहा कि अगर मेरी कोई खबर आए तो फोन पानी में फेंक देना। इसी फोन से वो वीडियो मिला है जिसमें उमर आत्मघाती हमले को शहादत का ऑपरेशन बता रहा है। जानकारी के मुताबिक जहूर ने बताया कि उमर ने उसे 26 से 29 अक्टूबर के बीच फोन दिया था। 9 नवंबर को अल फलाह यूनिवर्सिटी से उमर के साथियों की गिरफ्तारी की खबर सुनते ही उसने घबराकर फोन घर के पास एक तालाब में फेंक दिया था। जांच एजेंसियों ने 9 नवंबर को उमर के दोनों फोन तलाशे तो दोनों बंद मिले थे। एक फोन की आखिरी लोकेशन दिल्ली और दूसरे की पुलवामा थी। इसी दौरान जहूर से पूछताछ चल रही थी कि तभी दिल्ली में आत्मघाती धमाका हो गया था। बाद में तालाब से फोन बरामद हुआ। हालांकि पानी में डूबने से वो खराब था, फिर भी एक वीडियो रिकवर कर लिया गया। फोन और डिजिटल सबूत अब एनआईए को सौंप दिए गए हैं। मुकेश सिंह सेंगर के साथ प्रदीप दत्ता, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली कार ब्लास्ट में आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। जांच एजेंसियां लगातार इस बम धमाके की जड़ तक पहुंचने में लगी हैं। वहीं अब एनडीटीवी को एक ऐसा एक्सक्लूसिव वीडियो मिला है जिससे ये साफ हो जाएगा कि दिल्ली ब्लास्ट में पाकिस्तान का हाथ था। नवंबर को हुए दिल्ली के लाल किला ब्लास्ट में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब इस पूरे मामले में एक नया चौंकाने वाला प्रोपेगेंडा वीडियो एनडीटीवी के हाथ लगा है। इस वीडियो को भारतीय एजेंसियों ने मंगलवार रात रिकवर किया है। ये वीडियो इस बात की पुष्टि कर देता है कि दिल्ली में हुए ब्लास्ट के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। हम आपको पूरा वीडियो नहीं दिखा सकते क्योंकि उसमें भारत के खिलाफ नफरत और जहर उगला गया है, लेकिन यह वीडियो डार्क वेब चैनल से रिकवर किया गया है।
भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों ने मंगलवार रात ही ये वीडियो रिकवर किया है और ये जिस चैनल से रिकवर किया गया है वो पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन की तरफ से संचालित किया जाता है। 5 मिनट 35 सेकंड के इस वीडियो में जिस आवाज की पहचान हुई है वो 41 साल के उस्ताद फरहतुल्लाह गौरी की है। एजेंसियों का मानना है कि वो असल में शाहिद फैसल है। शाहिद फैसल बेंगलुरु के मशहूर रामेश्वरम कैफे में हुए ब्लास्ट को अंजाम देने वाले मॉड्यूल का ऑपरेटर है। वो साल 2012 में सऊदी अरब भाग गया था और अब पाकिस्तान से अपनी गतिविधियां चला रहा है। उस पर 10 लाख रुपए का इनाम है। दिल्ली विस्फोट जांच पर एनडीटीवी के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है। पिछले 48 घंटों के दौरान सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान, दुबई और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से संचालित ऑनलाइन कट्टरपंथ फैलाने वाले कुछ हैंडल और फोन नंबरों का पता लगाया और उन्हें ब्लॉक कर दिया। ये जम्मू के पुंछ, राजौरी, डोडा और किश्तवाड़ जिले में युवाओं को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे थे। उनके प्रयासों को विफल करने के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने कई हैंडल और नंबरों का पता लगाकर उन्हें ब्लॉक कर दिया है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। जो प्रोपागेंडा वीडियो एनडीटीवी के हाथ लगा है उसमें गुजरात, कश्मीर, असम और भागलपुर का बदला लेने के लिए मुजाहिदीन की तरफ से लगातार हमले जारी रखने की धमकी दी गई है। साथ ही चेतावनी दी गई है, जवाब दुश्मन की समझ में आने वाली भाषा में दिया जाएगा। पाक के षड्यंत्र का एनडीटीवी के पास जो सबूत है उसमें पाक की नापाक साजिश का वीडियो है। भारतीय एजेंसियों ने वीडियो बरामद किया। दिल्ली की बम ब्लास्ट में पाक के हाथ की पुष्टि हुई। पाक के डार्क वेब चैनल से निकाला गया वीडियो। डार्क वेब चैनल आतंकवादियों द्वारा संचालित। वीडियो में भारत से कई बदले लेने की बात, चेतावनी दी गई है, दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब मिलेगा। वीडियो में उस्ताद फरहतुल्लाह गौरी की आवाज। उस्ताद फरहतुल्लाह ही शाहिद फैसल है। रामेश्वरम कैफे विस्फोट के पीछे शाहिद फैसल था। 2012 में सऊदी अरब भाग गया था। अब पाकिस्तान से अपना टेरर नेटवर्क चला रहा है। शाहिद फैसल पर 10 लाख का इनाम है। वीडियो में दावा कि मुस्लिम टारगेट नहीं थे, असल निशाना कोई और ही है। दिल्ली लाल किले के बाहर हुए बम धमाके में पाकिस्तान का हाथ अब लगभग पक्का है। डार्क वेब से बरामद प्रोपेगेंडा वीडियो में कई अहम खुलासे हो रहे हैं। ऐसे में भारतीय जांच एजेंसियां अब हाई अलर्ट पर है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी जेवियर थॉमस के साथ मैं शुभांग सिंह ठाकुर, एनटीवी इंडिया। देख रहे हैं इंडिया में खबरें और भी हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कि कैसे आतंकी संगठन जैश फिदायीन बनाने के लिए चंदा मांग रहा, ऑनलाइन कोर्स चला रहा है। फौरन लौटेंगे, कहीं मत जाइए। देख रहे हैं इंडिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए खबरों के सफर में बढ़ते हैं आगे। दिल्ली ब्लास्ट मामले में आतंकी संगठन जैश का नाम भी सामने आ रहा है। आरोपियों के जैश से संबंध बताए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक ये भी सामने आ रहा है कि दिल्ली ब्लास्ट मामले में भारत के खिलाफ फिदायीन दस्ता तैयार करने के लिए जैश की तरफ से फंड जुटाया जा रहा है। इसके लिए बाकायदा पोस्टर छापे गए हैं, डिजिटल ऐप से चंदा जुटाया जा रहा है और फिदायीन बनाने के लिए एक ऑनलाइन कोर्स भी शुरू किया है। जैश ए मोहम्मद की तरफ से भारत में महिलाओं को जिहादी ट्रेनिंग देने पर काम किया जा रहा है। जांच में सामने आया है कि जैश ने दिल्ली ब्लास्ट के पहले अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में जिहादी बनाने के लिए एक ऑनलाइन कोर्स भी शुरू किया। साथ ही ये भी सामने आ रहा है कि डिजिटल फंडिंग से चंदा भी जुटाया जा रहा था। इसके लिए बाकायदा पोस्टर जारी किए गए जिसमें यह लिखा गया कि जो इंसान मुजाहिद के लिए विंटर किट देगा वो जिहाद के लिए लड़ाका माना जाएगा। जो जिहादी के मरने के बाद उसके परिवार को ध्यान रखेगा वो भी जिहादी माना जाएगा। जानकारी के मुताबिक एक किट की कीमत करीब 20,000 पाकिस्तानी रुपए रखी गई है। इसमें 3500 के जूते, 500 की वार्म बॉल, 5500 का गद्दा, 1500 का वार्म टेंट, 500 की गर्म जुराब, 2000 हॉट विसल और दूसरे सामान। इस किट की पेमेंट जैश मोहम्मद ऑनलाइन ले रहा है। सूत्रों के अनुसार जैश भारत के खिलाफ फिदायीन दस्ता तैयार करने के लिए तेजी से फंड इकट्ठा कर रहा है। बाकायदा डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल हो रहा है। जैश पाकिस्तान के डिजिटल ऐप सैडापे जैसे ई वॉलेट के जरिए डोनेशन ले रहा है। बताया जा रहा है कि इसका मकसद डिजिटल हवाला को आसान बनाना और आतंकियों तक फंड तेजी से पहुंचाना है। ये भी सामने आ रहा है कि इस नेटवर्क में महिलाओं को भी जोड़ने की कोशिश हो रही है। बाकायदा ऑनलाइन कोर्स चलाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक लाल किला ब्लास्ट से 15 दिन पहले अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में
जैश ने एक ऑनलाइन कोर्स की शुरुआत की। इसका नाम तुहफत उल मोमिनात है। ये कोर्स खास तौर से महिलाओं के लिए डिजाइन किया गया। इस ऑनलाइन कोर्स का मकसद मजहबी और जिहादी ट्रेनिंग देने के साथ साथ संगठन की गतिविधियों के लिए पैसे जुटाना है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद जांच एजेंसियां हर कड़ी जोड़ने पर लगी हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जैश से कितने लोग जुड़े थे और उमर के बाद कितने फिदायीन फिलहाल आजाद घूम रहे हैं। मुकेश सिंह सेंगर के साथ एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद से फरीदाबाद स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर जांच तेज होती जा रही है। मंगलवार को ही यूनिवर्सिटी के ओखला मुख्यालय और उससे जुड़े 25 ट्रस्टियों के ठिकानों पर ईडी की टीम ने छापेमारी की, तो वहीं चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट से 13 दिन की कस्टडी भी हासिल कर ली है। ऐसी जानकारी सामने आई है कि अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट ने 7 साल में करीब 415 करोड़ रुपए की कमाई की है। दिल्ली बम धमाके के बाद से ही फरीदाबाद में स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी सवालों के घेरे में है। आतंकी डॉक्टरों का ठिकाना बनी अल-फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। अभी तक की जांच में पता चला है कि यूनिवर्सिटी को 7 साल में 415 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। यूनिवर्सिटी से जुड़ी तमाम शेल कंपनियां भी मिली हैं। एक ही पैन नंबर से सारे लेन देन का खेल हो रहा था। ईडी ने चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट से 13 दिन की कस्टडी भी हासिल कर ली है। अल-फलाह ट्रस्ट के संस्थापक जावेद अहमद सिद्दीकी से पूछताछ में और नए खुलासे हो सकते हैं। वित्तीय जांच में अल-फलाह ट्रस्ट और इससे जुड़ी यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग कॉलेज और अन्य संस्थानों में बड़े स्तर की कथित गड़बड़ियों का खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि सभी संस्थानों के बैंक खाते और आईटीआर एक ही पैन नंबर पर चलते हैं, जिससे साफ है कि वित्तीय नियंत्रण एक ही ट्रस्ट के हाथ में है। जब यूनिवर्सिटी का आईटीआर खंगाला गया तो उसमें कई खुलासे हुए। 2014-15 से 2024-25 तक के आईटीआर की जांच। 2014-15 में 30 करोड़ 89 लाख की कमाई दान दिखाई। 2015-16 में 29 करोड़ 48 लाख की कमाई दान। 2016-17 से आगे की कमाई को शैक्षणिक आय दिखाया। 2018-19 से 2024-25 तक आय में बड़ा इजाफा हुआ। शैक्षणिक फीस, अन्य शुल्कों के नाम पर भारी रकम दिखाई। दिल्ली में हुए धमाके के तार अल-फलाह यूनिवर्सिटी, जो कि फरीदाबाद में है, उससे तब जुड़ते नजर आए जब इस पूरे मामले में जो मुख्य आरोपी और आतंकवादी थे वो इसी अल-फलाह यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था। और फिर इस यूनिवर्सिटी तक जब जांच टीमें पहुंची दिल्ली पुलिस एनआईए के साथ, इसमें पूरे फाइनेंशियल एंगल्स को तलाशने के लिए जब ईडी को शामिल किया गया, तब कई चौंकाने वाले खुलासे हुए और तकरीबन 48 घंटे से ज़्यादा की छापेमारी के बाद अल-फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक जवाद अहमद सिद्दीकी को प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के धाराओं के तहत हिरासत में लिया और 400 करोड़ से अधिक की वित्तीय अनियमितताओं की बात जो है वो सामने आई है। अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट ने 7 साल में करीब 415 करोड़ रुपए की कमाई की है। 2018-19 में 24 करोड़ 21 लाख की कमाई, 2019-20 में 41 करोड़ 97 लाख की कमाई, 2020-21 में 55 करोड़ 49 लाख की कमाई, 2021-22 में 55 करोड़ 15 लाख की कमाई, 2022-23 में 89 करोड़ 28 लाख की कमाई, 2023-24 में 68 करोड़ 87 लाख की कमाई, 2024-25 में 80 करोड़ 10 लाख की कमाई। ईडी और अन्य जांच एजेंसियों का कहना है कि ट्रस्ट मुख्य रूप से कॉलेज और यूनिवर्सिटी चलाता है। ऐसे में छात्रों से मिली फीस ही इसकी मुख्य आय का स्रोत है। हालांकि कई सालों तक संस्थान बिना मान्यता के चलता रहा, फिर छात्रों से पूरी फीस वसूली गई, जिसे एजेंसियां धोखाधड़ी और जालसाजी मान रही हैं। एफआईआर में कई गंभीर आरोप लगे हैं। यूनिवर्सिटी ने गलत मान्यता दिखाई, गलत मान्यता दिखाकर छात्रों को दाखिल किया, फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अवैध कमाई। सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर सामने आई कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी में काम करने वाले और पढ़ने वाले 10 से ज्यादा लोग गायब हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद पुलिस की कार्रवाई के बाद से ये लोग गायब हैं। सभी गायब लोगों की लिस्ट एजेंसियों ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी से ली है। दिल्ली धमाकों के सिलसिले में ईडी ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी और उसके चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी और दूसरे कई लोगों के घरों पर रेड की। इस रेड में 48 लाख रुपए नकद, कई डिजिटल डिवाइस और महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए।
बड़ी संख्या में इस विश्वविद्यालय को जो फंडिंग हो रही थी विदेशों से, उसका लेखा जोखा विश्वविद्यालय प्रशासन देने में नाकाम रहा। इसके साथ ही साथ कई शेल कंपनियों के जरिए फंड ट्रांसफर में गड़बड़ी सामने आई ईडी की प्रारंभिक जांच में, और इन्हीं सभी कारणों से जवाद अहमद सिद्दीकी को प्रवर्तन निदेशालय ने हिरासत में लिया और उसके बाद अब उन्हें 13 दिन की रिमांड पर भी भेज दिया गया है, जहां पुलिस की पूछताछ में आने वाले दिनों में कई अहम खुलासे होने की बात निकलकर सामने आ रही है। छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने ग्रुप से जुड़ी 9 संदिग्ध शेल कंपनियों की गतिविधियों को जांच के दायरे में लिया है। ये सभी एक ही पते पर रजिस्टर्ड पाई गयी। शुरुआती जांच में कई ऐसे पैटर्न सामने आए हैं जो शेल कंपनी परिचालन की ओर इशारा करते हैं। छापेमारी में कई तरह की गड़बड़ियां सामने आई हैं, जैसे कि एक ही पते पर 9 शेल कंपनियां पाई गई हैं। कई संदिग्ध पैटर्न उजागर हुए। ऑफिस में कोई स्टाफ नहीं था। बिजली पानी का कोई इस्तेमाल नहीं मिला। अलग कंपनियों में एक ही मोबाइल नंबर, ईमेल पाए गए। EPFO, ESIC में कोई रिकॉर्ड नहीं दिखा, जबकि कागजों में बड़ा कारोबार दिखाया गया। KYC रिकॉर्ड भी बेहद कमजोर नजर आए। बैंक खातों से नाम मात्र का वेतन भुगतान हुआ। HR रिकॉर्ड भी लगभग नदारद है। कंपनियों के गठन की एक जैसी टाइमलाइन पाई गई। जांच एजेंसियों का मानना है कि ये सारे संकेत बताते हैं कि इन कंपनियों का असली उद्देश्य संदिग्ध लेन देन को छिपाना हो सकता है। फिलहाल जांच जारी है और अधिकारियों का कहना है कि आगे आने वाली जानकारियों के आधार पर जरूरी कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। जम्मू कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में डॉक्टर मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया था। उसी डॉक्टर मुजम्मिल पर NDTV के बारे में जानकारी जुटाने के लिए NDTV की टीम अल-फलाह यूनिवर्सिटी के बाहर पहुंची, तो वहां हमने लोगों से बात की। और इस वक्त NDTV आपको दिखाएगा उस मुजम्मिल के बारे में सारी अंदर की चीज़ें जो अभी तक आपने किसी भी दूसरे चैनल पे नहीं सुनी होंगी। सबसे पहले आपको बता दें, ये वो दुकान है जहाँ पे मुजम्मिल हमेशा हर रोज़ आता था ज़्यादातर, और यहाँ से वो नॉनवेज यानी चिकन, ये जो चीज़ वो यहाँ से लिया करता था। ये वो मुजम्मिल का ही, ये आपको मैं दिखा भी दूँ क्या वो दुकान है। एक बार थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ क्या चीज़ है वो। ये जो शॉप है पूरी, ये आप देख सकते हैं थोड़ी कीचड़ हो रही है। ये पूरी यहाँ पे मुर्गे की दुकान है। यहाँ से मुजम्मिल यहाँ से जो सामान लिया करता था। आइए मैं आपको थोड़ा लेके चलता हूँ उस जगह पे जहाँ पे मुजम्मिल ने अपने एक बहुत बड़ा जो सोर्स अभी हम आपको बता रहे हैं वो ये है कि मुजम्मिल ने अभी एक महीने पहले मुजम्मिल ने अपने जो एक दुकानदार है यहाँ पे, जो यहाँ पे उसके ही जो ये अल-फलाह यूनिवर्सिटी के पास में जो शॉप्स हैं, वहाँ पर एक दुकानदार है जो मोबाइल की दुकान चलाता है। उसका बच्चा जो था अभी 2 साल पहले वो जल गया था, जिसका इलाज खुद मुजम्मिल ने ही किया था। और ये आपको जो पूरे शॉट्स हैं हम आपको दिखाएंगे। और जो वो इलाज उस मुजम्मिल ने किया, उसके बाद से उसकी दोस्ती हो गई थी, और उस दोस्ती की वजह से आपको बता दें वो दोस्ती ऐसी हो गई थी कि उसने अभी मुजम्मिल ने हाल ही में 1 महीने पहले की बात बता रहा हूँ, वो मुजम्मिल ने हाल के अंदर ही अपना यहाँ इस दुकान में ही उसको वो सारी चीज़ें दी थी। अभी भी आप देख सकते हैं, ये हम दिल्ली पुलिस भी हैं, पंजाब पुलिस भी सब यहीं पे ही है। हाँ, यहीं पे ही है हम। आपका क्या नाम है? तो देख सकते हैं यही वो शॉप है जहाँ पे यहाँ पे जो सारा सामान भी आपको देखेंगे, अंदर की तरफ जो सामान है वो दिखेगा जो मुजम्मिल की पास से मिला था। और ये वो जो सामान है वो मैं आपको बता दूँ क्या था। वो ये सामान था कि जिसमें कहा एक आटा पीसने जैसी पूरी की पूरी मशीन है, और दूसरा जो है बड़ा स्टेबलाइज़र है। अभी इस वक्त में जो पंजाब पुलिस, माफ़ कीजिएगा, जो कश्मीर की पुलिस है वो यहाँ पे मौजूद है, उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। और वो जो नाम था मोबाइल वाला, जो उसको भी यहाँ पे रखा हुआ है कि क्या वो बात थी, बताओ कैसे दिया, तो वो सारी चीज़ें अपनी बता रहा है। डॉक्टर मुजम्मिल पर अल-फलाह के मोड़ के स्थानीय लोगों का कहना है कि वो भी, आपको हम सुनाते हैं, डॉक्टर मुजम्मिल अक्सर खरीदारी करने के लिए यहाँ जाया करता था। तो आपने कभी जैसे ये जो प्रोफेसर थे, जैसे मुजम्मिल जो थे प्रोफेसर जो पकड़ में आए, जो नमाज में आए, तो उनसे कभी होते वो आते थे आप? उनसे हमारी नहीं हुई मुलाकात। नहीं आते, उनका पता चला आप लोगों से फ्रूट्स भी लेते थे और आप लोग इलाज भी कराने वहीं जाते थे? हाँ, वैसे इलाज भी कराने जाते थे अल-फलाह में। यहाँ से अड्डे पे से फ्रूट भी ले जावे कई बार। हाँ, तो कैसे थे, मतलब बातचीत होती? बातचीत में तो बढ़िया थे, बढ़िया लगता है। हाँ, ये उनके पास से देखा आपने, शब्बीर के पास से उन्होंने वो एक सामान भी दिया, उन्होंने पूरी सारी चीजें नजर आ रही हैं। तो वो देखा क्या था, आप लोगों को पता लगता था कभी कि वो ऐसे इंसान भी हो सकते? भाई हमें नहीं इस बात का, हम तो अच्छे आदमी समझते थे, अब ये हमें पता नहीं
इतना बुरा करेंगे कैसे होगा। तो आप लोगों का दिल टूटा एक तरीके से? दिल टूटा, परेशानी आई है, बहुत बड़ा जुल्म है, मतलब गलती करी है। तो आप लोग ये नमाज पढ़ने यहीं पे आता था क्या? मुझे यहाँ भी आ जाता नमाज पढ़ने, वहाँ भी पढ़ते थे नमाज, तो अल-फलाह मस्जिद भी है, यहाँ भी आते थे। तो उसका नेचर कैसा था? नेचर तो बढ़िया था, बोलने चालने में, वैसे देखने में भी। और आप लोग जैसे कभी फोन कर देते थे कि हमें कोई बीमार है तो वो बीमार हाँ, बीमारी के लिए भी बहुत बढ़िया कुर्बानी देते थे। वैसे बढ़िया आदमी थे, वैसे भाई पता नहीं क्या होया उसके अंदर खाने की, हमें पता नहीं लगी। और वो जो उमर जो थे जो पकड़ में आए, वो उम्र हमने नहीं देखे, उम्र तो हमने नहीं, उस उम्र से नहीं हुई हमारी मुलाकात। मेन आपकी मुजम्मिल वो लोगों से सबकी यानी वो सबसे ही टच में रहते थे। हाँ, टच में रहते थे। जब वो रहता था तो यहाँ पे जो लोगों की हेल्प वो करता था, यानी कोई भी इंसान फ़ोन कर दे कि हमारा कोई परेशानी है तो क्योंकि वो इमरजेंसी में बैठा करता था तो वो फ़ौरन ही मुजम्मिल उन लोगों की हेल्प भी कर दिया करता था। तो ये सारी की सारी चीज़ें थी जो हमने आपको दिखाई। ये NDTV एक्सक्लूसिव आपको बता रहा है कि जो इस वक्त में भी किसी दूसरे चैनल ने भी नहीं दिखाई है। अल-फलाह मोड़ से मैं अली अब्बास नकवी, NDTV के लिए।